मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम एमए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर के भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं उनमें से आधुनिक विचारकों के संबंध में जो हमारा एक विषय वस्तु का एक पेपर है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक पे हम मुख्य बिंदु क्या रखेंगे उन सब चीज़ों पे डिसाइड करेंगे कि इस पेपर में विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाएगा, इसके परिचय को ध्यान में रखा जाएगा, इसके कंसेप्ट को ध्यान में रखा जाएगा। तो जब कंसेप्ट को ध्यान में रखा जाएगा और इसके विषय वस्तु को तीन चीज़ों को मुख्य रूप से आज में हम इसको ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। तो इस पहले हम सर्वप्रथम इन तीन चीज़ों में हम सबसे पहले जो है हम इसके विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि इस पेपर में प्रथम सेमेस्टर के पेपर में किन किन विचारकों को रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से लिबरल थिंकर राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट विचारक में जो है आइडियलिस्ट में आदर्शवादी विचारक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इसी विचारकों में दूसरे आदर्शवादी विचारकों में वीर सावरकर थे। इस और मनुवादी चिंतन में ये देखते हैं ह्यूमनिस्ट थॉट पे देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर और जो है एम.एन. राय को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस्लामी चिंतन के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को हम पढ़ेंगे कि जिन्ना ने अपने किस प्रकार के विचार दिए और उनका उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में क्या महत्व है। इसके साथ साथ हमें जो है अभी सोशलिस्ट थॉट में देखेंगे, समाजवादी चिंतन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देखेंगे, जात प्रथा विरोधी विचारक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने। इतने मुख्य विचारकों को हम एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में इतने विचारकों का हम अध्ययन करेंगे। ये आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारकों में आते हैं और इसमें देखा जाए तो अब इन सभी विचारकों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए विचारक हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सभी विचारक आधुनिक हैं और उन आधुनिक विचारकों में इनकी क्या विचारधारा रही है, इनकी विचारधारा किन किन तत्वों से, किन मूल्यों से, किन उद्देश्यों को लेकर प्रभावित रही है, इनके चिंतन का मुख्य आधार क्या था। तो इसमें अब हम यदि बात करते हैं तो इस विषय वस्तु की तो चर्चा हमने कर ही लिया कि इसमें हमें किन किन विचारकों का अध्ययन करना है और उन विचारकों ने अपने चिंतन में किन किन मूल्यों को ध्यान में रखा है, किन चीज़ों को दृष्टिगत रखा है, उनके आधार पर उस समय की परिस्थितियों को भी जो है उन्होंने प्रभावित किया होगा। तो हमें इसमें उदारवादी विचारक भी पढ़ने को मिलेंगे, आदर्शवादी विचारक भी पढ़ने को मिलेंगे, मानवतावादी विचारक भी रहें कि इनका दृष्टिकोण मानवतावादी विचारकों का दृष्टिकोण था, इन्होंने अपने विचारधारा में किन मूल और तत्वों को समाहित किया। आदर्शवादी विचारक में उनमें किन मूल्यों और तत्वों को किन समाहित किया, उन्होंने अपने विचारधारा में या अपने विचारों में किन तत्वों को जो है ज़्यादा महत्व दिया और उसका क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो होती है कि उनके विचारों में समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या लोकप्रियता, उनमें लोगों में जन सामान्य में उनके विचारों को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका क्या कारण है। क्योंकि इसके जो है उदारवादी विचारक जैसे हमने राजा राम मोहन राय को लिया तो राजा राम मोहन राय के भी विचार जो हैं उनने अपने विचारों में किन तत्वों को महत्व दिया, उस समय की क्या परिस्थितियां थीं, उस परिस्थितियों के आधार पर ही उन्होंने अपने विचारों को संपादित किया होगा। तो इसमें हम उदारवादी विचारक, आदर्शवादी विचारक, मानवतावादी विचारक और इसमें जो है इस्लामिक विचारधारा से जुड़े हुए मोहम्मद अली जिन्ना के भी विचार पढ़ेंगे। समाजवादी चिंतन में राम मनोहर लोहिया को भी पढ़ेंगे कि इन्होंने भी अपने
उस तत्कालीन परिस्थितियों में जिस प्रकार इन्होंने अपना जीवन यापन किया होगा, जिस परिवेश में इन्होंने अपना निर्वहन किया होगा, तो इनके विचारों में कैसे परिवर्तन आए, क्योंकि सभी तो आधुनिक कालीन ही हैं। मैगजीवन जो विचारक हमको पढ़ना है सभी आधुनिक कालीन हैं, लेकिन सभी के विषय वस्तु और चिंतन का क्षेत्र अलग अलग है। जात प्रथा विरोधी है विचारकों में बी आर अम्बेडकर को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को भी पढ़ेंगे, नेहरू को भी पढ़ेंगे। अर्थात अधिकतर जितने भी भारतीय राजनीतिक आधुनिक चिंतक हैं वो सभी समकालीन हैं, बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। लेकिन सभी समकालीन होने के साथ भी इनके विचारों में एक रूपता नहीं है। सभी विचारकों ने अपने विचारों में किन किन मूल्यों को, किन किन तत्वों को महत्व दिया और उसके महत्व देने का क्या कारण था, वो किस प्रकार के विचारधारा से प्रभावित थे, किस प्रकार के मूल्यों को जो है स्वीकार करते थे, और उनकी क्या सोच थी कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में या आर्थिक व्यवस्था में किन मूल्यों को ध्यान में रखा जाए। तो इसमें से ये होगा कि भाई आर्थिक विचार भी उन्होंने दिए, सामाजिक विचार भी दिए, राजनीतिक विचार भी दिए। तो इन सभी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में सभी समकालीन हैं, सभी एक दूसरे के अधिकतर तो विचारक वो हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उस स्वतंत्रता आंदोलन में एक दूसरे से गले भी मिलते रहे होंगे, मीटिंग चर्चाएं भी होती रही होंगी, एक साथ बैठते भी रहेंगे, चाय पे चर्चा भी करते रहे होंगे। लेकिन फिर भी सभी के विचारों में इतनी जो है विभिन्नता क्यों है? उनके सोचने का आधार क्या था? आखिरकार वो ऐसा क्यों सोचते थे? इस हमें कारण को भी समझना है। और जब इस हम कारण को समझ लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इन विचारधारा को भी समझ पाएंगे, क्योंकि सबसे मुख्य समस्या थिंकर में होती है कि थिंकर में हमें उस व्यक्तिगत रूप से या पर्टिकुलर उस विचारक के विचारों को लिखना पड़ता है जो उसने विचार दिए हैं। सिमिलरिटी के आधार पर किसी दूसरे विचारों को जोड़कर नहीं लिख सकते। पश्चात विचारकों की भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि पश्चात विचारकों में जो है विचार सभी देते हैं, लेकिन आप बच्चों के सामने वही कंफ्यूजन बना रहता है और वो इधर के विचार को दूसरे पे लिख के चले जाते हैं। तो आखिरकार इनका कारण क्या है? विचार की उत्पत्ति कैसे होती है? अब हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारे मन में ऐसे विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हाँ, आज इस टॉपिक पे हमने जो मुख्य बिंदु रखे थे, सिलेबस विषय वस्तु का रखा गया था, तो विषय वस्तु हुआ। अब विषय वस्तु के बाद जो है अब हम ये बात करते हैं कि हमको ये तो स्थिति कन्फर्म हो गई कि हम इस आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों में किन किन विचारकों को हम अध्ययन करेंगे। अब हम इसके बाद मुख्य बिंदु पर ये आते हैं कि इन विचारकों के साथ साथ इसके कंसेप्ट को भी थोड़ा क्लियर करें कि इसका आखिरकार क्या कारण है कि इसमें ऐसे होता है। फिर इसके बाद अपने परिचय पे आएंगे। तो जब इसके हम विचारकों की बात करते हैं कि इसका कारण क्या है कि सभी समकालीन हैं, सभी स्वतंत्रता आंदोलन से अधिकतर जुड़े हुए व्यक्ति थे, सभी एक साथ चर्चा और मीटिंग में एक दूसरे से मिलते थे, बोलते थे, सभी चीजें एक साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी इनके विचारों में अंतर क्यों देखने को मिलता है? इसका वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जब ये विचार आना स्वाभाविक है, यदि आप लोग भी अपने मन में ऐसे विचार नहीं ला पाते हैं तब तक इनके कार्य और कारण को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक इसके कार्य और कारण को नहीं समझ पाएंगे कि इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है, तब तक हम इसके विचारों को नहीं समझ पाएंगे। तो हम इस पे कंसेप्ट को थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि चिंतक चिंतन करता है, चिंतन समयबद्ध होता है। समय बदल जाता है तो चिंतन भी बदल जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि व्यक्ति का जो है इस चिंतन का संबंध व्यक्ति की परिस्थितियों और वातावरण से जुड़ा होता है।
यही एक कारण है, यही एक वजह है कि हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन या विश्व के कोई भी राजनीतिक चिंतन हो, इस स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े होने के बाद भी उनमें एक समकक्ष थे आपस में, उसके बाद भी सभी की जो क्या थी, विचारों में अंतर था। उदारवादी विचारक जो है राजा राम मोहन राय दूसरे अपने मत देते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग है। आदर्शवादी बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर दूसरा मत देते हैं। नारी मुक्त जो है आपका मानवतावादी विचारक हो गए एम.एन. राय हैं, उनका मत अलग है। आखिरकार ये क्यों ऐसा विचार देते हैं, इसका क्या वजह है, क्या कारण है? और जैसे इस्लामिक विचारधारा में हम जिन्ना को पढ़ेंगे जो है, समाजवादी में नेहरू लोहिया को पढ़ेंगे, जात प्रथा उन्मूलनवादी में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ेंगे, नेहरू और गांधी को पढ़ेंगे। तो इन सभी की समरूपता होते हुए इस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े होने के बावजूद इनके विचारों में अंतर है। तो इनके अंतर का मुख्य वजह या उनकी मुख्य कारण यह है कि सभी की परिस्थितियां और पर्यावरण में अंतर था। ये सभी नेता एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन सभी का जो है पृष्ठभूमि अलग अलग थी, अलग अलग परिवेश से आते थे। तो हम कहने का आशय यह है कि चिंतक चिंतन करता है, चिंतन समयबद्ध होता है, समय बदल जाता है तो चिंतन भी बदल जाता है। अर्थात चिंतन का आशय विचारक के जो है, जो व्यक्ति के मन में विचारों का प्रभाव पड़ता है, उसकी मुख्य भूमिका इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की होती है, पर्यावरण और उसके वातावरण की होती है। इन्हीं दो तत्वों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य पर उसके विचारों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसके विचारों में अंतर आता है। क्योंकि अभी भी जो विभिन्न क्षेत्रों से आकर के जो है इसी आपके साथ बैठे हुए छात्र होंगे, एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो है बैठे होंगे, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, कहीं से जुड़े हैं, देश या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से, जिलों के विभिन्न जो अंचलों से आए हैं। तो जब विभिन्न अंचलों से आए हैं तो स्वाभाविक है कि सभी की जो है पर्यावरण और एक उसमें एक रूपता नहीं होगी। जब एक रूपता नहीं होगी तो सभी के विचारों में अंतर आना स्वाभाविक है। यही कारण है कि भारतीय राजनीतिक विचारक जो आधुनिक है, अधिकतर जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े होने के बाद भी इनके विचारों में अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि सभी नेताओं की पृष्ठभूमि, सभी विचारकों की पृष्ठभूमि देश के विभिन्न हिस्सों से है, और वहाँ की क्या संस्कृति है, क्या व्यवस्था है, क्या आचार है, क्या व्यवहार है, लोग उनके रहने का क्या परिवेश है, क्या वातावरण है, उसी आधार पर उनके विचारों में क्या हुई, परिवर्तन आया, हुआ विचारों की उत्पत्ति हुई। अब हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी विचारक के उसके जीवन में जो उसके विचारों के मुख्य जो है वजह है परिवर्तन का, पर्यावरण और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसी में जो है भारतीय राजनीतिक विचारकों की जो आधुनिक की बात करते हैं हम जो है, तो सभी एक साथ जुड़े होने के साथ भी, सभी में समरूपता होने के साथ भी उनमें मुख्य अंतर पर्यावरण वातावरण का है, क्योंकि वो देश के विभिन्न स्थितियों से, विभिन्न अंचलों से आते हैं। उनकी क्या परिस्थितियां सब अलग हैं। जब सब अलग हैं, सब चेंज हैं, तो उसी प्रकार से चेंज होकर के उसके विचार भी मिलते हैं, अलग अलग विचारों में उनको अपने मत देते हैं। जैसे हमने कई बार पीछे ये कहा कि आदर्शवादी, मानवतावादी, समाजवादी, नारी जो है इस्लामिक विचारधारा से है, गांधी और नेहरू तो एक सामान्य रूप से भी अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में, जब बात करते हैं तो यह देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन, हमने विषय वस्तु पर भी चर्चा कर लिया, हमने इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखा कि आखिरकार इसके विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, उन विचारों में प्रभाव किसका पड़ता है, इस प्रभाव के साथ साथ जो है उनकी विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका वजह क्या है, उनके रीजन क्या है, उनके कारण क्या है। अब हम बात करते हैं भारतीय
राजनीतिक चिंतन के परिचय की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, विचार की। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय राजनीतिक जो विचारधारा है उसका परिचय क्या है। तो हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की जब बात करते हैं तो भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा जो है पश्चिमी परंपरा से भी पुरानी है। जो हम पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं, उसके नगर राज की बात करते हैं, एथेंस और स्पार्टा की उस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मिलिट्री गवर्नेंस की बात करते हैं, सैनिक शासन की बात करते हैं। तो उस परिस्थितियों में भी अगर बात करते हैं तो उससे भी हमारे यहाँ की राजनीतिक चिंतन जो है बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ के भारतीय मनीषी उससे पहले भी राजशास्त्र पर, शासन कला पर बहुत बेहतरीन अपने विचार दे चुके हैं कि किसी विदेश की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए एक शासक या राजा को किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार की नीतियों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इस विचारधारा जो है भारतीय राजनीतिक विचारधारा को एक कोई पहचान नहीं मिल पाई और बहुत सारे ओजस्वी विचार हमारे विचार भारतीय राजनीतिक चिंतन में डले पड़े हैं। बहुत ओजस्वी विचार कि जिनकी प्रासंगिकता जितनी तब थी उतनी कहीं ज्यादा आज भी है, परंतु इसके अध्ययन को यथोचित स्थान नहीं मिल पाया, इसको यथा उचित महत्व नहीं मिल पाया। इतना अच्छी होने के बाद भी उसका भी कोई कारण रहा होगा, क्योंकि हमें इतनी मेहनत करने के बाद यथा उचित सफलता यदि नहीं मिलती है उसका मुख्य कोई ना कोई वजह अवश्य रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि हम उस चीज को जो है नोटिस नहीं कर पाते, उसकी पहचान नहीं कर पाते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसका कारण क्या है। तो देखा जाए तो आधुनिक युग में पश्चिमी सभ्यता के अभ्युदय के कारण साधारणतः हम बात करते हैं, सामान्य बात करते हैं, तो पश्चात राजनीतिक चिंतन को ही भूमंडलीय बौद्धिक परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन को छिटपुट अध्ययन का विषय बनाकर जो है छोड़ दिया गया, अर्थात इसको कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला गया। और जो पश्चात की जो राजनीतिक चिंतन है वो ग्लोबलाइजेशन के इंटेलेक्चुअल जो है डिजिटल से जुड़ी हुई है। एक तरह से जो है व्यापारीकरण हो गया, जो पहले से चली आ रही वही सब चलता रहा है। वैश्विक भूमंडलीकरण, वैश्विक ग्लोबलाइजेशन जैसे आप लोग पढ़ते होंगे। तो इसमें मैं एक शब्द यहाँ एक थोड़ा सा आपका मैं ध्यान ये आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस विषय से संबंधित जो शब्दावली हैं, जो वर्ड टर्मिनोलॉजी है, उनको समझने का अवश्य प्रयास करिए। क्या विचारधारा है, क्या उदारवादी विचारधारा, जैसे हमारे इसमें बहुत सारी विचारधाराएं समझने के लिए शब्दावली मिलेगी कि उदारवादी, मानवतावादी, आदर्शवादी, समाजवादी, धर्म से संबंधित कोई विचारधारा है, धार्मिक विचारक। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं इनको आप देखने का जरूर प्रयास करिए, उनको समझिए पहले, क्योंकि जब तक ये आपका स्थिति कंफर्म नहीं हो पाएगी तब तक किसी विचारधारा को किसी के साथ सह संबंध करके या को रिलेटेड करके समझने में आपको समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे इनसाइक्लोपीडिया जो है उस ओपी गावा की आती है, उसमें शब्दावलियों का जो है विशेष करके शब्दकोश शब्दावली की आती है, या उससे जुड़ी हुई जहां से भी जिस माध्यम से आपको उपलब्ध हो सके, तो पहले टर्मिनोलॉजी को जरूर समझिए, शब्दावली को जरूर समझिए, वर्ड टर्मिनोलॉजी को। क्योंकि अगर ये हम नहीं समझ पाए कि आदर्शवादी क्या है, उदारवादी क्या है, व्यक्तिवादी क्या है, समाजवादी क्या है, तो इसमें क्या होगा, हम सभी के साथ सह संबंध बनाकर उस विचार को समझ में नहीं पाएंगे, अर्थात उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमारे राजनीतिक विचिंतन की परंपरा बहुत समृद्ध थी, बहुत बौद्धिक थी, लेकिन ये सब होने के बाद भी हमको कोई यथाउचित स्थान प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारा चिंतन का जो मुख्य आधार था वो व्यवस्थित नहीं था।
इतना हाच पाच डला हुआ था कि लोग स्थिति को कंफर्म ही नहीं कर पाते थे कि ये है क्या। जैसे कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। पुस्तक की बुक का नाम तो अर्थशास्त्र रख दिया, उसके अलग अलग लेसन्स और जो है वो डिवाइड कर दिया पार्ट। लेकिन उसके बाद भी लोगों को ये लग रहा है कि ये पुस्तक राजशास्त्र, उसका वर्णन किसका किया गया है? राजनीति शास्त्र का। और लोगों को समझ में आता है कि पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र क्यों रख दिया। अगर राजनीति शास्त्र का जो है विषय वस्तु को उल्लेख किया गया है तो राजशास्त्र ही रख देते, या राजकला रख देते, या अन्य कोई ऐसा राज रख देते जिनका संबंध जो है हमारा राजनीति से था। लेकिन उन्होंने अपने पुस्तक का नाम ये उचित नहीं समझा और उन्होंने अपने पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। क्योंकि उस समय कौटिल्य जब अपनी पुस्तक का जो है रचना किया तो उनके मन में जो परिस्थितियां थी, जो परिदृश्य थी, अब ये समझ सकते हो कि क्या रही होंगी। अर्थ को कितना महत्व दिया जाता था उस राजतंत्री व्यवस्था में, उस मोनार्की स्टेट में, उस राजतंत्री व्यवस्था में जो है कितना अर्थ को महत्व दिया जाता था। क्योंकि उनको लगता रहा होगा कि बिना अर्थ के इस दुनिया में राज जो शासन करना जो है संभव नहीं है। और जब तक पैसा नहीं होगा, जब तक मनी नहीं होगी, तब तक कोई भी राजा अपने राजकाल शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित नहीं कर सकता। अर्थशास्त्र जो धन को अधिक महत्व देने के कारण ही कौटिल्य ने अपने पुस्तक में धन को अधिक महत्व देने के कारण ही इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। तो ऐसी स्थितियां जब आती थी कि बुक का नाम कोई दूसरा है, पुस्तक का नाम वर्णन किसी और चीज का है, तो आप कितना भी महत्व है, कहते ना कि जो दिखता नहीं वो बिकता भी नहीं है। तो भाई जब तक आपके उसमें जो है कोई अच्छी चीज नहीं दिखेगी, अच्छी चीज दृष्टिगोचर नहीं होगी, अच्छे विचार वहां नहीं दिखेंगे, तो भाई जब देखने में ही उसमें सुंदरता नहीं है, बाहरी आवरण पे जो है अर्थशास्त्र बुक का नाम रखे, वर्णन उसमें जो है राजनीति का अर्थात पहले से छिपी हुई पड़ी है, तो इतना कौन उत्सुक है, इतना कौन जो है जिज्ञासु है कि पहले उसको ओपन करके देखेंगे। ये भी एक कारण था उसका कि आपके विचार बहुत अच्छे होने के बाद भी हमारी बौद्धिक परंपरा जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन की बहुत समृद्ध थी, बहुत बौद्धिक थी, बहुत उत्कृष्ट थी, उसके बाद भी यथाउचित स्थान नहीं मिल पाया। और उसमें से हम बात करते हैं तो भारतीय चिंतन की प्राचीन, माध्यमिक, मध्ययुगीन और आधुनिक धाराओं में राजनीति की बहुत सारी समस्याओं के सुलझे हुए विचार तो मिल रहे हैं। चाहे प्राचीन की बात कर लीजिए कौटिल्य के, चाहे मध्यकाल की बात कर लीजिए, चाहे आधुनिक काल की बात कर लीजिए, और यहाँ तक कि अगर 21वीं सदी की बात करते हैं तब भी उतनी ही प्रासंगिक है। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनी तब प्रासंगिक थे उससे कहीं ज्यादा आज भी प्रासंगिक, आज भी रिलेवेंस उसकी बनी हुई है, प्रासंगिकता बनी हुई है। जो भूमंडलीकरण के इस परिदृश्य की हम बात करते हैं, भूमंडली बौद्धिक परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान बनने की क्षमता तो रखती है। जैसे हमने बताया कि जितनी प्रासंगिक तब नहीं थी उससे कहीं ज्यादा आज प्रासंगिक है, उपयोगी है। लेकिन मुख्यतः हमारी उदासीनता के कारण उस अपनी कैपेसिटी को, उस क्षमता को हम जो है सार्थक करने का विशेष प्रयत्न नहीं कर पाए, या फिर उनके मन में कभी विचार विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित करने का नहीं रहा होगा। क्योंकि उनको लग रहा था कि हम मौर्य काल के समय में हैं, मौर्य काल को ही व्यवस्थित कर ले, बहुत बड़ी बात है। उनका कभी उनकी ये सोच नहीं रही होगी, हो सकता है कि उनकी कल्पना नहीं रही होगी कि हमारे विचारों को या हमारे दिए हुए पुस्तक, जो हमने हमारे द्वारा संपादित पुस्तक को जो है विश्व में जब तक दुनिया रहेगी तो शासन कार्य के संचालित करने के लिए इसका अध्ययन और रिसर्च होता रहेगा। चाहे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हों, चाहे जो है फिलॉसफी के विद्यार्थी, अन्य अपने प्रशासन जो है पब्लिकेट के भी जो प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़ते हैं तो कौटिल्य के विचार पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इसमें रिसर्च भी करते हैं, आज भी उस पर रिसर्च थीसिस से जमा होती है। क्या उन्होंने कभी सोचा रहा होगा
कि विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित होकर के मेरे विचारों में कभी वो हुआ। तो उसमें क्या है कि उन्होंने जो भी दृष्टिकोण में रखा तो उस तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखा, और हो सकता है कि उनकी कभी इच्छा जो है विश्व स्तर पर स्थापित करने की नहीं रही, क्योंकि व्यक्ति महान नहीं होता। जैसे मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, मैंने अपने रिसर्च के समय में देखा कि उसमें मैंने कई बुकों में अध्ययन करते हुए पाया कि व्यक्ति महान नहीं होता, उसको जैसे परिस्थितियां मिल जाती, उसकी परिस्थितियां उस व्यक्ति को महान बना देती हैं। व्यक्ति को महान बनने के लिए उसकी अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। व्यक्ति तो सामान्य अपना काम करता रहता है, और जब सामान्य काम करता रहेगा तो वो सामान्य तरीके से काम करते रहेंगे, लेकिन उसकी एक पहचान के लिए उसकी सही परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो प्रस्तुत कृति का जो उद्देश्य है, तो इसमें क्या है कि अब उस पुस्तकों के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से, अब ये हम देखेंगे इस परिचय में कि मध्ययुगीन, प्राचीन काल और आधुनिक युग में हमारी भारतीय राजनीतिक चिंतन किन किन विशेषताओं से युक्त थी, और हमारे राजनीतिक विचारक किस किस तरह के विचारों को संपादित किया, किस तरह के विचार दिए, उनका क्या कारण था। तो प्राचीन काल में अगर हम चिंतकों की बात करते हैं, उसके अध्ययन के मुख्य स्रोतों की बात करते हैं, मान्यताओं या उसके विवरण की बात करते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा आचार्य मनु, वैगस्त्य मनु धर्मशास्त्र की रचना किया, उसी को मनुस्मृति भी कहते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया, और धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अतिरिक्त इन दोनों की कड़ी के रूप में, अर्थात कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के बीच की कड़ी के रूप में महाभारत से जुड़े हुए ओजस्वी विचारों का भी विश्लेषण हमें मिलेगा। हमारी विशेषताएं रही हैं कि उसमें महाभारत के समय में भी जो महाभारत का शांति पर्व है, वहां से भी हमें राजनीतिक विचारों की मिलेंगे। शांति पर्व में बताया गया है भीष्म, पितामह और युधिष्ठिर के जो है विचारों को वहां बताया गया है कि युधिष्ठिर जब वहां महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पितामह के पास गए, तो उनसे राजकाज की व्यवस्था को संचालित करने के लिए उन्होंने वहां से अपना मार्गदर्शन प्राप्त किया था। और अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस विचारधारा की उत्पत्ति कब हुई। हम बात किया जो है कि प्राचीन राजनीतिक जो व्यवस्था थी, राजतंत्रीय व्यवस्था थी, गणतंत्रीय व्यवस्था भी कुछ जो वहाँ की थी, यूनान के जो है एथेंस और स्पार्टा की, उनसे भी पहले हम विकसित हो चुकी थी, और उससे उत्कृष्ट हमारी राजनीतिक प्रणालियां थीं। हमारे राजनीतिक विचारक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से भी जो है ज्यादा उत्कृष्ट विचार दिए, प्रस्तुत किए, और इन्हीं, लेकिन हमें अपने चिंतन को जो है यथाउचित स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि राजनीतिक चिंतन के जो है जनक के रूप में प्लेटो को याद होता है, करते हैं, अरस्तु को याद करते हैं, दार्शनिक जो है अरस्तु को कहते हैं, ना कि कौटिल्य को। भारतीय राजनीति के पितामह कौटिल्य भले अवश्य हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो उसका स्थान अरिस्टोटल ले लेते हैं। जबकि तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब भी आप अध्ययन करेंगे, तो अरस्तु से कहीं बेहतर जो है हमारे कौटिल्य के विचार मिलेंगे। तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को मुख्यतः जो है हिंदू राजनीतिक चिंतन की संज्ञा दी जाती है। इस परंपरा की शुरुआत वैदिक युग से मानी जाती है, जो सामान्य तरीके से अगर बात करें, मोटे तौर पर बात करें, तो 2 शताब्दी वर्ष पूर्व का समय था। और वो परंपरा प्राचीन काल से लेकर के 14वीं शताब्दी तक आई, और 14वीं शताब्दी आते आते जो है, अब ये आप अवश्य जानिए कि जो हमारे राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हुई प्राचीन काल से लेकर के, वही विचार, वही क्रम, वही सोच और उसका तरीका जो है
14वीं शताब्दी तक चलता आ रहा था। और इसमें ये हुआ कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। अब परिवर्तन ना आने का वजह था कि सब ठीक ठाक रहता है तो कोई जरूरत नहीं पड़ती उसे कोई चेंज करने की, सब ठीक है, बढ़िया है, सब बेस्ट है, बेहतर है। और जब सब बेहतर चल रहा है तो सोचने की क्या जरूरत है। जब सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो रहा है तो हमें अधिक मानसिक और शारीरिक श्रम करने की कोई आवश्यकता थोड़ी महसूस हो रही है। तो हम प्राचीन काल से जो लेते चले आ रहे 14वीं शताब्दी तक होते चले आए। लेकिन अब कुछ समय जो है मध्यकाल आते आते जब 14वीं शताब्दी में कुछ मुस्लिम साम्राज्यों का क्या हुआ, यहाँ शासन स्थापित हुआ। तो जब मुस्लिम शासन पूरी तरह स्थापित हो गया तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन अपने मूल रूप में क्या था, जो ब्राह्मणवादी अभ्युदय के समय से हुआ, अर्थात वैदिक ब्राह्मणवादी विचारधारा, वो कि जो पूजा पाठ धर्म कांड के जो कार्य करवाते थे वो ब्राह्मण वर्ग के, उनकी आधिपत्य की अब जो कृत्य कार्य करते थे, ये धर्म से संबंधित कृत्य कार्य करवाते थे, तो उनमें धीरे धीरे जब वो कार्य करवाते तो समाज में क्या हुआ, धीरे धीरे उनको सर्वमान्यता मिल गई। उनकी जो है इस कार्य को लोगों ने, समाज ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये जो काम कर रहे हैं श्रेष्ठ कार्य हैं और उचित हैं। इसके बाद क्या हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, संपूर्ण समाज में धीरे धीरे उनकी मान्यता को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब लोगों ने मान्यता को स्वीकार कर लिया तब विभिन्न प्रकार के नए धार्मिक आंदोलन का मतलब होता है जो धीरे धीरे प्रक्रिया के माध्यम से किसी चीज में परिवर्तन आता, मूवमेंट करता है। इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट, अर्थात जो मूव करता है। अब इतने स्लो करता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि कितनी आसानी से, जैसे कोई मूवी देखते हैं तो मूवी चलती रहती है और कब खत्म हो जाती किसी को अनुमान नहीं रहता, और किसी को यह भी पता नहीं चलता कि चल रही है इसकी गति या तो रुकी हुई है, लेकिन वो चलती रहती है। तो उस नए धार्मिक आंदोलनों की जो है वो हुई, नई जातियों, श्रेणियों और संघों का क्या हुआ, धीरे धीरे उदय हुआ, इन सब चीजों का प्रादुर्भाव हुआ। और देश प्राचीन शताब्दियों से लेकर के, जब प्राचीन काल से लेकर 14वीं शताब्दी तक इनके विचार चलते आ रहे थे, कुछ उसके बाद जब देश को विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, जब विदेशी आक्रांता भारत में आक्रमण करने लगे, तब इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से